वेलकम टू विजडम क्लासेस। आज हम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का एक नया लेक्चर शुरू कर रहे हैं, शेड्यूल्स यानी कि अनुसूची। तो आपको मालूम है कि भारत का जो मूल संविधान था उसमें 8 अनुसूचियों का वर्णन किया गया है, लेकिन वर्तमान में ये बढ़कर 12 हो चुकी हैं। तो हम ये देखते हैं कौन सी 12 हो चुकी है अनुसूची। फिर आज हम इनको एक अलग तरीके से पढ़ेंगे, इनको डिटेल में समझेंगे। तो ज़रा शुरू करते हैं। देखिए, ये एक ट्रिक जो है वो बहुत चर्चित ट्रिक है। ये मेरी ट्रिक नहीं है, ये कॉमन ट्रिक है जो सभी लोग यूज़ करते हैं, लेकिन मैं ये इसलिए दिखाया है इसमें क्योंकि इस तरीके से तो आप पढ़ते ही पढ़ते हैं, लेकिन मैं कुछ नए तरीके से पढ़ाऊँगा। तो पहले आप ये देख लीजिए, टीयर्स ऑफ ओल्ड पीएम दिया हुआ है, जिससे इनके नाम मतलब याद हो जाते हैं कि पहला शेड्यूल में क्या दिया हुआ है और दूसरे शेड्यूल में क्या दिया हुआ है। तो ये है, कुछ लोग स्केड्यूल्स बोलते हैं, कुछ शेड्यूल बोलते हैं, मैं शेड्यूल बोलूँगा, इसलिए इसको आप गलत वे में मत ले लीजिएगा। और अनुसूचियाँ होती हैं ये हिंदी में। तो टी फॉर यूनियन टेरिटरीज एंड स्टेट्स, ई फॉर इमोल्यूमेंट्स, कुछ लोगों के जो वेतन भत्ते के बारे में दिया हुआ है। थर्ड में दिया हुआ है अफर्मेशन एंड ओथ्स। आर फॉर राज्यसभा सीट्स एलोकेशन एज फॉर शेड्यूल एरियाज एंड शेड्यूल ट्राइब्स। ओ फॉर अदर शेड्यूल एरियाज, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। एफ फॉर फेडरल स्ट्रक्चर, यूनियन स्टेट और कंकरेंट लिस्ट का है। ओ फॉर ऑफिशियल लैंग्वेज, 22 लैंग्वेजेस का वर्णन किया हुआ है इसमें। एल फॉर लैंड रिफॉर्म्स, कुछ रिफॉर्म्स जो लैंड से संबंधित किए गए हैं वो इसमें उनको इसमें रख दिया गया है। डी एंटी डिफेक्शन लॉ है, तो जो दल बदल कानून के बारे में इसमें लिखा हुआ है। पी फॉर पंचायत, एम फॉर म्यूनिसिपैलिटीज़। तो ये एक सीरियल से आपको याद करने का तरीका है, लेकिन आज हम ये सीखेंगे वास्तव में इनमें शेड्यूल्स में क्या लिखा हुआ है, और ये जो बाकी संविधान है, संविधान में आर्टिकल से किस तरीके से जुड़ा हुआ है, कि इसको ये कहा जाता है कि ये एडिशनल डिटेल्स हैं जो इनमें लिख दी गई हैं। संविधान के जो बढ़े ना, संविधान को लंबा ना किया जाए, इसलिए कुछ डिटेल्स इसमें लिख दी हैं। बार बार जिन बातों को आता है आर्टिकल्स में उनके लिए सीधे इसमें मेंशन कर दीजिएगा। ये अभी आगे देखते हैं, समझ में आ जाएगा पूरा। ठीक है, आगे शुरू करते हैं। अब ये देखिए, पहली अनुसूची में लिखा क्या है, यहाँ से आपको समझ में आएगा कि मैं बताना क्या चाह रहा हूँ। देखिए, ये तो सब बता देते हैं। पहली अनुसूची में जो पहली शेड्यूल है उसमें दिया हुआ है यूनियन एंड टेरिटरीज़ का जिक्र किया हुआ है। तो ये सबको मालूम है, इस टाइम अगर 28 स्टेट और 8 यूटीज़ हैं तो उन सबका नाम यहाँ पे दिया हुआ है। लेकिन नाम उनके साथ साथ क्या दिया हुआ है, जैसे आंध्रा को लेंगे तो इसमें साफ साफ लिखा है द टेरिटरीज स्पेसिफाइड इन सब सेक्शन 1 सेक्शन 3 ऑफ द आंध्र स्टेट एक्ट। यानी कि इसके अंडर में जो टेरिटरीज आएंगी वो कौन सी हैं, आंध्र स्टेट एक्ट 1953 में जो दिया हुआ है वो। और इससे रिलेटेड जब भी कोई नया एक्ट बनेगा या जो भी, जैसे रीऑर्गेनाइजेशन हुआ था इसका 1956 में, तो इसकी बाउंड्रीज़ में कोई चेंज आया या नहीं आया उससे रिलेटेड भी इसमें जिक्र किया हुआ है। तो अगर टेरिटरीज़ में कोई चेंज आएगा तो उससे रिलेटेड एक्ट भी इसमें दिया जाता है। तो यहाँ पर हमें इस कोई भी स्टेट होगा उससे रिलेटेड, अगर बाउंड्री से रिलेटेड कोई भी चेंज आ रहा है तो उसका एक्ट का भी जिक्र यहाँ मिलेगा, जो कि आप शायद नहीं जानते होंगे। ऐसे असम का भी स्पेसिफाइड रिलेटेड एक्ट्स जो टेरिटरीज से हैं। ऐसी यूपी की बात करेंगे तो यूपी में आप देखिए, आपको शायद नहीं पता होगा क्या क्या चीज़ें चेंज हुई होंगी। यानी कि सबसे पहले तो ये था कि जब कमेंसमेंट हुआ था कॉन्स्टिट्यूशन का, तब क्या था, ये यूनाइटेड प्रोविंस था। तो यूनाइटेड प्रोविंस के अंडर में जितनी इसका टेरिटरी थी वो थी। उसके बाद में जो टेरिटरीज़ में चेंजेस हुए, जैसे बिहार एंड उत्तर प्रदेश, अल्ट्रेशन एंड बाउंड्रीज, यानी कि 1968 का एक्ट है, इसमें कुछ अल्ट्रेशन हुआ इसकी बाउंड्री में। तो वो क्या अल्ट्रेशन हुआ इस एक्ट से संबंधित इसमें जिक्र कर दिया गया है। ऐसे हरियाणा उत्तर प्रदेश की बाउंड्री में अल्ट्रेशन हुआ 1979 के एक्ट में, तो वो दे दिया। अब आपको मालूम है ये उत्तर प्रदेश रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2000 के बारे में, कि उत्तराखंड बना था, इसको रीऑर्गेनाइजेशन हुआ था जब इसका, तो उसके बाद में कुछ इसकी टेरिटरी किस में चली गई, उत्तराखंड में। तो यानी कि वो टेरिटरी हटा के जो रेस्ट टेरिटरी बची वो इसके अंडर में है। फाइनली अब जो है रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट के बाद में जो यूपी की टेरिटरी है वही फाइनल टेरिटरी है। तो ऐसे यूटीज़ के बारे में भी इसमें दिया हुआ है। तो आपको अब समझ में आया कि इसमें क्या मेंशन है। यूटी एंड उसके नाम के अलावा भी उन टेरिटरीज से संबंधित एक्ट्स के बारे में भी दिया हुआ है। अब क्या लिखा है आर्टिकल 1 और 4 में जो इससे रिलेटेड हैं,
कि इसका वर्णन आगे आर्टिकल्स में कैसे होता है। आर्टिकल्स में साफ साफ दिया हुआ है, जैसे आर्टिकल 1 में हम लेंगे तो इसमें दिया हुआ है इंडिया दैट इज़ भारत शैल बी ए यूनियन ऑफ स्टेट, द स्टेट्स एंड द टेरिटरीज देयरफॉर शैल बी एज स्पेसिफाइड इन फर्स्ट लोकेशन। यानी कि भारत के अंडर में जो भी यूनियन ऑफ स्टेट्स को कहते हैं, तो जो टेरिटरी आ रही है वो कौन सी टेरिटरी है, तो इसमें सारे स्टेट्स और यूटीज़ के नाम ना दे के सीधे इन्होंने कह दिया वो टेरिटरीज जो स्पेसिफाइड इन फर्स्ट शेड्यूल। यानी कि अगर आगे हमें कोई इसमें स्टेट को 28 की जगह 29 करने हो, 27 करने हो, जो भी होगा, तो ये स्टेटमेंट हमारा आर्टिकल 1 ऐसा ही रहेगा, इसमें कोई चेंज नहीं होगा, बल्कि चेंज कहाँ होगा, फर्स्ट शेड्यूल में चेंज होगा। तो यही चीज़ इन्होंने आर्टिकल 4 में लिख दी है कि चेंज जो होता है 2 और 3 जो आर्टिकल है उसमें कुछ चेंजेस के बारे में दिया हुआ है, किस तरीके से इनकी बाउंड्री में चेंजेस होंगे वो मैं बाद में बताऊँगा आपको। लेकिन ये है कि 2 और 3 में अगर कोई चेंज होता है तो इसमें क्या होगा, अमेंडमेंट ऑफ द फर्स्ट शेड्यूल, यानी कि उससे अमेंडमेंट किस में होगा, फर्स्ट शेड्यूल में होगा। और जो फर्स्ट शेड्यूल में अमेंडमेंट होगा वो आर्टिकल जो है 368 के अंडर में नहीं आएगा, क्योंकि 368 के अंडर में अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन माना जाता है। और ये इस तरीके का लॉ जो होगा वो किस तरीके से पास होगा, सिंपल मेजोरिटी से, बाय ऑर्डिनरी लेजिस्लेटिव प्रोसेस से ये पास होगा। तो ये दो चीज़ें स्पेसिफाइड इन फर्स्ट शेड्यूल की बात आई, तो ये दो आर्टिकल इससे रिलेटेड है। तो इन्होंने यहाँ बहुत सारे डिटेल ना लिख के सीधे लिख दिया स्पेसिफाइड इन फर्स्ट शेड्यूल। ठीक है, तो इसको छोटा करने के लिए कि बार बार ना लिखना पड़े, तो इन्होंने एक एडिशनल लिस्ट बना दी कि उसमें कुछ चीज़ें हैं, और उसको भी चेंज करने के लिए उन्होंने ये कह दिया कि कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट की तरह नहीं लेंगे इस फर्स्ट और फोर्थ को। अब आता है शेड्यूल 2 में क्या दिया हुआ है। हम ये तो सुनते आए हैं वेतन और भत्ते, कि कुछ लोगों के वेतन और भत्ते के बारे में दिया हुआ है, लेकिन उसमें दिया हुआ किस तरीके से है। अब ये कुछ आर्टिकल्स हैं वो तो हम आगे देखेंगे, लेकिन उससे पहले प्रेसिडेंट एंड गवर्नर ऑफ स्टेट्स, और प्रेसिडेंट की जैसे दी हुई है सैलरी यहाँ पर 10,000 रुपीज़। अब ये मत सोचिएगा 10,000 रुपीज़ होगी, वर्तमान में भी आ गई है नाउ 5 लाख रुपीज़ एज़ पर एक्ट 2000 जो है 18। तो ये 2018 का जो फाइनेंस एक्ट है उसके द्वारा इसकी चेंज होकर नए नाउ 5 लाख रुपीज़ हो गई है। ऐसी गवर्नर की भी 5,500 दी हुई है, और बाद में एक्ट के द्वारा चेंज हो चुकी है, शायद 3,50,000 है यहाँ। ठीक है, ऐसे स्पीकर और डिप्टी स्पीकर के बारे में भी इसी तरीके से मेंशन है जो उस टाइम थी। ठीक है, और बाद में जो चेंज होती जा रही है वो इसमें मेंशन कर दिया जाता है। तो ये चीज़ें ऐसे ही है कि हाउस ऑफ द पीपल का जो स्पीकर और डिप्टी स्पीकर हैं, काउंसिल ऑफ स्टेट्स के चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन हैं, और ऐसी लेजिस्लेटिव असेंबली और लेजिस्लेटिव काउंसिल के जो हैं दिए हुए हैं स्पीकर एंड डिप्टी स्पीकर और चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन, उनकी क्या सैलरी के बारे में दिया हुआ है इसमें, और पेंशन वगैरह के बारे में भी इसमें उन अलग अलग क्लॉजेज में दिया हुआ है। ठीक है, अब ये जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट, तो इसमें चीफ जस्टिस और अदर जजेस को क्या मिलेगी, वर्तमान में जो है उस टाइम की भी दी हुई है इसमें। मैंने और डिटेल ना बढ़ाने के लिए केवल ये दे दिया है आगे कि किस तरीके से दिया हुआ है। प्रेसिडेंट की जैसे दी हुई है ऐसी जजेस की भी उसमें दी हुई है, जो मूल संविधान के टाइम पे दी गई थी। नाउ 2,80,000 है चीफ जस्टिस, और अदर के लिए नाउ 2,50,000। ये चेंज होते रहेंगे, तो यहाँ चेंज होती रहेगी। ठीक है, अगर और नई चेंज हो गई हो तो जो मुझे मिला अभी मैंने करंट में देखा तो उसके हिसाब से यहाँ पे लिख दी है। ठीक है, अगर आप किसी को और नया चेंज हो गया और मुझे जानकारी ना हो तो आप उसको अपडेट कर लीजिएगा। ठीक है, तो इस तरीके से ये हो गया। तो केवल ये मेंशन करके दिखाया है मैंने क्या दिया हुआ है, लेकिन ये आगे किस तरीके से रिलेट करती है। अब एक ये कंट्रोलर और ऑडिटर जनरल का एक बार ज़रूर देख लीजिए उसमें क्या दिया हुआ है। इसमें साफ साफ दिया हुआ है शैल बी पेड ए सैलरी इक्वल टू द सैलरी ऑफ जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट, यानी कि इसके अलग से मेंशन ना करके ये दे दिया है कि जो सुप्रीम कोर्ट के जजेस की सैलरी होगी वो इसे मिलेगी। जैसे अगर सुप्रीम कोर्ट के जजेस की सैलरी जो है 2,50,000 रुपीज़ है तो वही इसको मिलेगी। ठीक है, तो यानी कि जो भी चेंजेस उनकी जजेस की सैलरी में होंगे वही इनकी सैलरी वही होती चली जाएगी। अब ये क्या है 59(3) जो प्रेसिडेंट से रिलेटेड आर्टिकल है, तो अब उसमें क्या दिया हुआ है। अब ये 59(3) में देखिए आप साफ साफ दिया हुआ है डिटरमाइंड बाय पार्लियामेंट बाय लॉ, जो भी एमोलुमेंट्स अलाउंसेज और प्रिविलेजेस हैं वो कहाँ हैं, कैसे होंगे, डिटरमाइंड बाय पार्लियामेंट बाय लॉ एंड अनटिल प्रोविज़न इन दैट, जब तक कोई प्रोविज़न में चेंज नहीं होता है तब तक क्या मिलेंगे, स्पेसिफाइड इन सेकंड शेड्यूल। यहाँ पे आया ना सेकंड शेड्यूल का जिक्र, तो यही चीज़ें बाकी सब में आती रहेंगी।
तो यही चीज़ें दिखाना चाह रहा हूँ कि वहाँ पर केवल ये मेंशन कर दिया है कि जो इनको जो भी मिलेगा एमोलमेंट्स, अलाउंसेज एंड प्रिविलेजेस, वो किस में है, सेकंड शेड्यूल के अकॉर्डिंग मिलेंगी। ठीक है, अब इनमें केवल प्रेसिडेंट का नहीं दिया हुआ, वाइस प्रेसिडेंट, गवर्नर, पार्लियामेंट के जो चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन है, यानी कि लोकसभा के और राज्यसभा के, तो उनका जो है आर्टिकल्स याद रखने हैं, जिससे 97 उससे रिलेटेड है, गवर्नर का 158(3) है, और वाइस प्रेसिडेंट का 65(3) में दिया हुआ है, और आज विधानमंडल हैं जो राज्य के, उनके लेजिस्लेटिव असेंबली और लेजिस्लेटिव काउंसिल के जो स्पीकर, डिप्टी स्पीकर और चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन हैं, तो उनका 186 है आर्टिकल। इस तरीके से ये आर्टिकल्स दिए हुए हैं, ये याद देख लीजिएगा। लेकिन अब यहाँ पे एक कन्फ्यूज़न आएगा आपको कि भैया वाइस प्रेसिडेंट की तो कोई सैलरी नहीं होती, फिर आपने यहाँ मेंशन क्यों कर दिया है। लेकिन यही चीज़ मैं दिखाना चाह रहा हूँ, यहाँ पर क्या मेंशन है 65 और 3 में, तब आपको पता लगेगा कि आखिर क्यों यहाँ पर ये दिखाया गया इस शेड्यूल में ये आर्टिकल क्यों मेंशन है। अब देखिए यहाँ पर साफ साफ लिखा है, 3 में जाइए, क्या चीज़ है कि एक तो ऊपर देखिए, डेथ, रेजिग्नेशन और रिमूवल और अदरवाइज वाइस प्रेसिडेंट शैल एक्ट एज ए प्रेसिडेंट अंटिल द डेट ऑफ ऑन विच द न्यू प्रेसिडेंट इलेक्ट, मतलब जब तक कोई नया प्रेसिडेंट इलेक्ट नहीं होता, किस कंडीशन में, डेथ, रेजिग्नेशन और रिमूवल के टाइम पे वाइस प्रेसिडेंट एक्ट करेगा प्रेसिडेंट के तौर पे। यानी कि जब वो प्रेसिडेंट के तौर पे एक्ट करेगा तब उसको प्रेसिडेंट वाली सैलरी मिलेगी, प्रेसिडेंट के सारे वो मिलेंगे। यही सब चीज़ें इसमें दी हुई हैं, सारे जो प्रिविलेज और अलाउंसेज हैं डिटरमाइंड बाय द पार्लियामेंट अंटिल प्रोविज़न कोई ना हो तो स्पेसिफाइड इन सेकंड शेड्यूल। जो सेकंड शेड्यूल में प्रेसिडेंट की सैलरी है वो इनको तब मिलेगी। तो ये वाइस प्रेसिडेंट का 65(3) में साफ साफ लिखा है, जब वो एक्ट करेगा किसकी तरह, प्रेसिडेंट की तरह, तो प्रेसिडेंट वाली सैलरी मिलेगी। तो वाइस प्रेसिडेंट की कोई सैलरी नहीं होती, वाइस प्रेसिडेंट को सैलरी या तो प्रेसिडेंट के तौर पे काम करता है तो प्रेसिडेंट वाली मिलती है, नहीं तो उसे राज्यसभा का जो चेयरमैन होता है उसके पद पे जो बैठता है, उसे उस पद पे बैठने वाली उसकी सैलरी मिलती है। और उसकी सैलरी आपने 97 वाले जो है आर्टिकल में डिफ़ाइन किया होगा, वो भी साफ़ की हुई है कि उसकी सैलरी क्या जो है मतलब मेंशन की हुई है सेकंड शेड्यूल में, वो वाली मिलेगी। ऐसे ही गवर्नर के बारे में है कि क्या अलाउंसेज मिलेंगे, स्पेसिफाइड इन सेकंड शेड्यूल, डिटरमाइंड बाय पार्लियामेंट। ये दो वर्ड तो सब में कॉमन मिलेंगे। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ है कि 2 और मोर स्टेट्स की जब बात करेगा तब क्या अलाउंसेज मिलेंगे उसे, हो सकता है 2 या 2 से ज़्यादा स्टेट्स का वो गवर्नर के तौर पे काम कर रहा हो, तो जो मिलेंगे कि अमॉन्ग द स्टेट्स इन सच प्रोपोर्शन, यानी कि 2 स्टेट्स के बीच में उसकी जो सैलरी है उसको डिवाइड कर दिया जाएगा किस पोर्शन में, एज द प्रेसिडेंट में बाय ऑर्डर डिटरमाइन, जो प्रेसिडेंट ऑर्डर दे के डिटरमाइन कर रहा है, मतलब बाय ऑर्डर कर रहा है डिटरमाइन। तो ठीक है, तो ये चीज़ें हैं यहाँ पर साफ साफ लिखा हुआ है। ठीक है, तो ये चीज़ें जानकारी होना ज़रूरी है, इसलिए मैंने ये मेंशन करा है। ऐसे ही बाकियों का है सब कुछ, सब लिखा है, सेकंड शेड्यूल, कौन से प्रिविलेजेस, और पेंशन के बारे में भी मेंशन है। ऐसे ही जो है ये जजेस की भी, सुप्रीम कोर्ट के जजेस की, चेयरमैन की 97 में मैंने बताया था ना, आर्टिकल 97 में साफ साफ दिया है, फिक्स्ड बाई पार्लियामेंट। तो इसमें ये नहीं दिया हुआ है कि वो वाइस प्रेसिडेंट हैं, बल्कि वो इस पद पे काम करते हैं तो वही उस टाइम वही कहलाते हैं। तो सेकंड शेड्यूल में जो मेंशन है वही सैलरी मिलेगी। ऐसे ही सबका मिनिस्टर ऑफ यूनियन में क्या मिलेगी, वही सेकंड शेड्यूल में लिखा हुआ है। इस और स्पीकर और डिप्टी स्पीकर और लेजिस्लेटिव असेंबली और चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन और लेजिस्लेटिव काउंसिल, यानी कि स्टेट के बारे में बात हो रही है ये आर्टिकल 186 में, तो इसमें वही मिलेगा जो सेकंड शेड्यूल में लिखा हुआ है। ठीक है, मिनिस्टर ऑफ स्टेट को भी वही मिलेगा जो सेकंड शेड्यूल में लिखा हुआ है। तो बस ये मेंशन करने के लिए इसलिए दे दिया कि आपको इनके आर्टिकल्स याद कराने ज़रूरी हैं। ठीक है, ये चीफ जस्टिस के जो सीजे जजेस और हाई कोर्ट के मतलब जो जजेस हैं, चीफ जस्टिस और जजेस, उनके बारे में भी यही चीज़ मेंशन है। ठीक है, पेंशन के बारे में भी मेंशन है। ठीक है, तो ये चीज़ें हो गई। कैग के बारे में, कैग का बस ये देख लीजिए ज़रा सा, वही चीज़ें दी हुई है, मतलब सैलरी जो है मैंने बताया था कि कौन सी वाली मिलती है, वहाँ पर मेंशन क्या है, जो जज की होती है, डिटरमाइंड बाय द पार्लियामेंट और स्पेसिफाइड इन सेकंड शेड्यूल। तो ये बार बार आपको समझ में आना चाहिए, बस याद क्या करना है, 148(3) वाला जो उसका वो आर्टिकल है। अब शेड्यूल 3 में क्या लिखा है ये थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा, क्योंकि इससे संबंधित क्वेश्चन आते हैं कि जो शपथ है वो कौन सी शपथ कौन लेता है। इसमें शपथ का जो है फॉर्मेट दिया हुआ है, शपथ तो कह देते हैं, लेकिन शपथ का फॉर्मेट दिया हुआ है। शपथ के फॉर्मेट को मैंने नोट कर गया है यहाँ पर, वो देखिएगा। अब स्टेट मिनिस्टर को दिया हुआ है अगर,
तो स्टेट मिनिस्टर किस चीज़ की शपथ लेता है? दो चीज़ों की शपथ लेता है, एक तो पद की शपथ लेता है और गोपनीयता की शपथ लेता है, यानी कि उसे जो भी उसके काम है उसे गोपनीय रखने हैं, इस बात की भी शपथ लेनी पड़ती है। और पद की शपथ लेने के टाइम पे उसे क्या क्या, संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा की बात करेगा शपथ लेते टाइम, भारत की प्रभुत्व और अखंडता का अक्षुण्ण रखने की बात कर रहा है, अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन की बात कर रहा है, और तथा भय और पक्षपात अनुराग द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय। अब न्याय को आप जज की उससे मत जोड़िएगा, यहाँ पर स्टेट मिनिस्टर के साथ में न्याय की बात की जा रही है, संविधान और विधि के अनुसार न्याय करने की शपथ ले रहा है। और दूसरा क्या ले रहा है, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष से जो भी है मैं उसे प्रकट नहीं करूँगा, इस बात की शपथ ले रहा है। तो ठीक है, मिनिस्टर किस तरीके की दो चीज़ों की शपथ लेता है, पद की शपथ और गोपनीयता की शपथ, और न्याय से संबंधित शपथ भी है इसमें। जबकि अब जज में आपको कुछ और दिखेगा, आप देखिए जज की बात आ गई, जज ही दिखाते हैं। सुप्रीम कोर्ट के जज में संविधान के प्रति सच्ची निष्ठा, सब कॉमन हो गया, प्रभुता अखंडता वाली बात कॉमन हो गई, श्रद्धापूर्वक अपनी पूरी योग्यता, ज्ञान विवेक, यहाँ पे शब्द जुड़ गए, ज्ञान विवेक, और पद के कर्तव्यों का पक्षपात अनुराग द्वेष के बिना पालन करूँगा, ये उसमें भी था, स्टेट में भी, स्टेट मिनिस्टर के में। लेकिन यहाँ पर वहाँ तो उसने न्याय की बात की थी, और यहाँ पे संविधान और विधियों का मर्यादा बनाए रखूँगा। अब यहाँ कन्फ्यूज़न होता है, जो न्यायाधीश है वो तो कर रहा है मर्यादा बनाए रखने की बात संविधान और विधियों की, और जबकि मंत्री कर रहा है न्याय करने की बात। ठीक है, न्याय को इससे मत जोड़िएगा, ये बहुत बहुत ज़रूरी पॉइंट है। ठीक है, अब ये जो होता है, हर कोई जो है दो, मेंबरशिप ऑफ पार्लियामेंट और मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, यानी कि जब वो इलेक्ट होने के लिए खड़े, जब अभ्यर्थी के रूप में होता है, तब तो वो निर्वाचन के टाइम पे एक प्रारूप की एक शपथ लेता है, उसका प्रारूप दिया हुआ है। फिर जब वो मेंबर जो इलेक्ट हो जाता है तो उसके बाद में एक शपथ लेता है। तो जब पहले शपथ लेता है वो तो सबको लेनी है, जो भी अभ्यर्थी हैं, मतलब पार्टिसिपेट कर रहे हैं इलेक्शन में, लेकिन जो एक ही उनमें से चुन के आएगा वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट पर लाएगा, तो उसको अपने इस चीज़ की, तो केवल जरा सा अंतर है, संविधान के प्रति और भारत की प्रभुता अखंडता ये कॉमन है, लेकिन जब मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बन जाएगा तब वो अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक निर्वाह की बात भी और करेगा। ठीक है, बस इतना सा अंतर है। अब मिनिस्टर ऑफ यूनियन, इसमें भी सेम वही चीज़ है, मिनिस्टर ऑफ यूनियन में पद की शपथ और गोपनीयता की शपथ और न्याय की बात की हुई है, वो सेम वही है जो मिनिस्टर ऑफ स्टेट की है शपथ। ठीक है, और मेंबर ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर की बात आती है तो वही बात है, अभ्यर्थी के रूप में और सदस्य के रूप में दोनों अलग अलग टाइम पे शपथ लेगा, और वही चीज़ें हैं जो पहले दी थी, बस कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक निर्वहन की बात आ जाती है। जज हाई कोर्ट का सेम वही है जो सुप्रीम कोर्ट के जजेस की है, संविधान और विधियों की मर्यादा, और बाकी संविधान, भारत और पद के कर्तव्य से रिलेटेड जो उसकी शपथ है। तो ये हो गया। अब बात आ जाती है कि हमारे आर्टिकल से इससे रिलेटेड क्या लिखा हुआ है। अब देखिए आर्टिकल 74(5)(4) है ये दिया हुआ है, ये क्या है, मिनिस्टर से संबंधित है। इसमें केवल आपको कुछ नहीं रखना, ओथ एंड ऑफिस एंड सीक्रेसी अकॉर्डिंग टू जो भी दी हुई है, यानी कि थर्ड शेड्यूल में जो शपथ दी हुई है वो इन्हें लेनी है, बस केवल क्या है, थर्ड शेड्यूल में जो शपथ दी है वो मिनिस्टर को लेनी है। 99 में जो दिया हुआ है, आर्टिकल 99 में जो मेंबर्स हैं हाउस ऑफ द पार्लियामेंट के, उन्हें थर्ड शेड्यूल में जो शपथ है वो देनी है। 124(6) वाला जज के सुप्रीम कोर्ट को क्या शपथ लेनी है, जो थर्ड शेड्यूल में शपथ ली हुई है वो लेनी है। ठीक है, और लेकिन बस यहाँ पे एक चीज़ और दी हुई है, बिफोर द प्रेसिडेंट, किसके आगे, कि जो ये लेंगे मेक एंड सब्सक्राइब बिफोर द प्रेसिडेंट, और सम पर्सनल अपॉइंटमेंट इन दैट बिहाफ बाय हिम, या तो कोई किसी और पर्सन को वो अपना बिहाफ पे अपनी जगह अपॉइंट कर दें शपथ लेने के लिए, या खुद, तो बस ये चीज़ मेंशन है। ठीक है, अब ये चीज़ें जो हैं इसलिए मैंने इसको सीधे सीधे लिख दिया, बस ये ध्यान रखना है, इसमें यूनियन मिनिस्टर की बात की हुई है, पार्लियामेंट से संबंधित एक तो मेंबरशिप की और मेंबर की, मेंबर बन जाने पे, सुप्रीम कोर्ट के जज की, और ये जजेस ऑफ हाई कोर्ट की, ऐसे कम कैग की बात की हुई है, और मिनिस्टर ऑफ स्टेट्स की, ऐसी मिनिस्टर ऑफ यूनियन की बात थी। ऐसे ही जो पार्लियामेंट की मेंबरशिप और उसकी बात थी, ऐसी स्टेट लेजिस्लेचर की मेंबरशिप की बात है, और उसके बाद में मेंबर बनने की बात है। ठीक है, तो इससे है मेंबर बनने के लिए लेजिस्लेटिव काउंसिल ऑफ स्टेट दोनों को शपथ लेनी है। ठीक है, तो ये चीज़ें हैं। अब इनके आर्टिकल 75(4), 84, 99, 124(6), 148(2), 164(3), 173, 188, 219, इनको बस याद करना है, जो आगे चल के दोबारा याद करेंगे जब हम दोबारा से आर्टिकल्स को पढ़ेंगे तब, 1 बाय 1। अब फोर्थ वाले में क्या दिया हुआ है, देखिए फोर्थ वाले में क्या दिया हुआ है, फोर्थ शेड्यूल में केवल और केवल मेंशन किया हुआ है एलोकेशन ऑफ सीट्स,
यानी कि स्टेट्स के और यूटीज़ के नाम दिए हुए हैं इधर उनकी आगे टेबल के सामने जो है इसके क्या है, आंध्र प्रदेश में कितनी सीट एलोकेट है, 11, तेलंगाना में 7, किसके लिए, राज्यसभा सीट्स की बात हो रही है जी, ठीक है। ऐसे बिहार के लिए 16, झारखंड के लिए 6, गोवा के लिए 1, गुजरात के लिए 11। तो इस तरीके से सारे स्टेट्स का दिया हुआ है, मैंने अभी 9 इसलिए लिखे हैं, बाकी आगे आप खुद समझ जाएंगे कि सबका दिया हुआ है। ऐसे यूटीज़ वगैरह में भी है, सबका यहाँ पर बस सीट्स एलोकेशन दिया हुआ है। अब इससे रिलेटेड केवल 2 आर्टिकल हैं जिनमें एक छोटी छोटी सी बात इन्होंने लिख दी है, वही आपको समझनी है कि जो भी अमेंडमेंट होगा फर्स्ट शेड्यूल में और फोर्थ शेड्यूल में, वो फोर्थ शेड्यूल का जो अमेंडमेंट होगा वो क्या नहीं माना जाएगा, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट नहीं माना जाएगा। ऐसे ही 80 इसका जो आर्टिकल है 80 का, तो इसमें साफ साफ ये दिया हुआ है यहाँ पे 82 में, कंटेन इन फोर्थ शेड्यूल, यानी कि जो सीट्स एलोकेशन है यूटी और स्टेट्स के लिए, राज्यसभा के लिए, काउंसिल ऑफ स्टेट्स के लिए, वो कहाँ हैं उनका वर्णन किया हुआ है फोर्थ शेड्यूल में, बस इसलिए है। बस 80 आर्टिकल 82, 80 का 2 और आर्टिकल 4 ये सब दिया हुआ है बस। अब आगे इसी तरीके से जैसे मैंने इसको इजी वे में आपको पूरी तरीके से समझाया, और ऐसे ही मैं आगे के जो शेड्यूल 5 to 12 हैं अगले पार्ट में समझाऊंगा, क्योंकि ये बहुत लंबा लेक्चर हो जाएगा। आपके लिए इतना ही आज समझ लेना ज़रूरी है। आपको लेक्चर मेरा पसंद आया हो तो लाइक करिएगा और शेयर करिएगा, और अगर ये इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की सीरीज़ पसंद आ रही हो तो मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करिएगा, जिससे मैं मोटिवेट हो सकूँ और आपके लिए और ज़्यादा चीज़ें अच्छे तरीके से ला सकूँ, ठीक है। धन्यवाद।